सबसे बड़ी समस्या यही है कि बिना समझे बूझे वैदिक कालीन व्यवस्था में सबसे ज्यादा जिसका विरोध आज के समय में किया जाता है वह क्या है? वर्ण सिस्टम या वर्ण व्यवस्था है। और उसमें भी खास तौर पे उस कथानक को आधार बनाकर किया जाता है जिसमें कहा गया कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा होते हैं, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा होते हैं, पेट से वैश्य पैदा होते हैं और जंघाओं से शूद्र पैदा होते हैं। और फिर हमने जो आपको यह सामने सिस्टम शो कर दिया, इसको देखने के बाद यह लगता है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे हो गए, क्षत्रिय उनके नीचे, वैश्य उनके नीचे और शूद्र सबसे नीचे माने गए और शूद्रों का शोषण होता रहा। और यह चीज इतने सुनियोजित तरीके से पहुंचाई गई है कि आज कोई कुछ पढ़ा हो या न पढ़ा हो, वह सीधे बोल देता है कि हिंदू समाज तो अतीत से ही दलित शोषक रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो यह व्यवस्था देख रहे हैं, आप जो यह पिरामिड देख रहे हैं, यह हिंदू संस्कृति के पिछड़ेपन का नहीं, हिंदू संस्कृति के गत्यात्मक सोच का नतीजा है। इसमें कहीं से भी जड़ता नहीं है, इसमें कहीं से भी कंजर्वेटिव सोच नहीं है, रूढ़िवादी सोच नहीं। और जब यह बोला जाता है कि एक विराट पुरुष के मुख से, इसका मतलब नहीं है कि वो इंसान है जो मुंह से किसी को उगल देगा या ब्राह्मण को मुंह से उगल देगा। मुंह से कैसे उगल देगा? भुजाओं से कैसे जन्म हो जाएगा? पेट और जंघाओं से कैसे जन्म हो जाएगा? संभव ही नहीं ना। लेकिन दिक्कत यह है कि हम वैदिक और हिंदू धर्म के विरोध में इतने अंधे हो जाते हैं कि सही पक्ष को समझने का प्रयास ही नहीं करते। अब ध्यान दीजिए, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, भारत में जो राष्ट्र है, राष्ट्र को निर्जीव नहीं माना गया है। राष्ट्र स्वयं में प्राण वायु से युक्त एक व्यक्ति है। राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं। राष्ट्र है तो आप हैं। राष्ट्र वह एक विराट पुरुष है जिसके अंदर ये चार वर्ण व्यवस्थाएं कार्य करती हैं। ब्राह्मण, चलिए हम ब्राह्मण से ही बात शुरू करते हैं। ब्राह्मण उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो अमूर्त को मूर्त बनाता है। आज से अगर हम 500-600 साल पहले चलें, पश्चिमी जगत की ही सोच लो, वैज्ञानिक हो आप, वैसे सोच लो, क्या कोई यह मान सकता था कि व्यक्ति आसमान में उड़ेगा? कोई यह मान सकता था कि चंद्रमा और मंगल तक हमारे यान पहुंचेंगे? कोई यह मान सकता था कि अंतरिक्ष में मानव पहुंचेगा? कोई यह मान सकता था कि अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर कुछ लोग लगातार रुकेंगे? नहीं ना। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? यह संभव हुआ उन लोगों के समूह से जिन्होंने अपने मस्तिष्क का उपयोग किया, जिन्होंने विविध प्रकार के गणितीय सूत्र बताए, और उनसे यह तय हुआ कि ऐसी व्यवस्था की जा सकती है, प्रकृति के नियमों को समझा जा सकता है। आज जो वैज्ञानिक हैं, क्या आपको समय से पहले बता नहीं देते कि आज वर्षा होगी? क्या समय से पहले बता नहीं देते कि आने वाले समय में ठंडक कितनी होगी, गर्मी इतनी होगी? बता देते हैं ना। वो कहां से सोचते हैं? वो सोचते हैं मस्तिष्क से। मस्तिष्क में सोची हुई बातों को वो मुंह से आपको बताते हैं। तो हमारे वैदिक समाज में ब्राह्मण ऐसे लोगों का समूह था। ब्राह्मण में वे लोग शामिल किए जाते थे जो अपने मस्तिष्क से सोचकर, जो अपनी मेधा से सोचकर, जो प्रकृति के नियमों को पहचान कर, जो नहीं दिखता है उसके बारे में भी आपको बता सकते थे। आप सोचिए, जब युद्ध होते होंगे, जब बाद में कृषि की गई, तब अनुमान लगा के यह बताना कि ऐसा होने पर ऐसा होगा, क्या यह लोगों के लिए बहुत उपयोगी नहीं रहा होगा? तो ऐसे लोगों का समूह जो अपने बुद्धि बल के दम पर समाज को सही दिशा बताता था, उसे ब्राह्मण कहा गया। कोई भी हो सकता था, XYZ कोई भी हो सकता था। तो यह ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ है, ब्राह्मण चेहरे से उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब यह वह समूह है जो
मस्तिष्क के उपयोग से सभी प्राकृतिक घटनाओं को समझता है, मुख से बताता है और समाज और राष्ट्र को इस प्रकार आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो मुख से उत्पन्न होने का मतलब मुख से उगल नहीं दिया गया। जिस किसी व्यक्ति में यह क्षमता है, वो सोच सके, बता सके, वह ब्राह्मण है। दूसरा, छत्री। छत्री का मतलब ही है जो क्षति से रक्षा करे। अगर आप सोचिए, आप तसल्ली में पढ़ना चाहते हैं, आप तसल्ली में कोई रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं और आपके विरोधी आपको वह काम नहीं करते हुए देखना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं कि सर खानदानी झगड़ा चल रहा था, वहां पर एक झगड़ा हुआ, मैं वहां था भी नहीं, लेकिन उन्होंने मेरा नाम लिखवा दिया क्योंकि यह लड़का तैयारी करने गया है, इस घर का लड़का आगे बढ़ गया तो फिर वो आगे हमारे लिए समस्या पैदा करेगा, लाओ इसी को फंसा दो। और अगर यहाँ पर लोगों का एक समूह शांतिपूर्वक तरीके से चीजों को सोचना चाह रहा है, उनको कोई क्षति न पहुंचे, समाज को कोई क्षति न पहुंचे, उसके लिए जिन लोगों का समूह उनकी रक्षा करता था उसे क्षत्रिय कहा गया। क्षति से रक्षा करने वाला। और यह क्षति से रक्षा आपके बाहों में ताकत है तभी संभव है। तो इसीलिए कहा गया कि क्षत्रिय की उत्पत्ति किससे हो रही है? भुजाओं से हो रही है। यह नहीं कि भुजाओं से पेड़ों की लताओं की तरह निकल पड़ेंगे, पेड़ों की डाल की तरह निकल पड़ेंगे। क्षत्रिय समाज का वह वर्ग था जो समाज को किसी अन्य से होने वाली क्षतियों से अपने पराक्रम से बचाता था, अपने बाहुबल से बचाता था। इसलिए जिसकी भुजाओं में दम था, जो अपना शौर्य पराक्रम दिखा सकता था, जो युद्ध में पार्टिसिपेट कर सकता था, भागीदारी ले सकता था और सक्रिय भागीदारी लेता था, उसे क्षत्रिय कहा गया। तो बिल्कुल उचित है यह कहा जाना कि भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। लेकिन बताओ, अगर कोई अध्ययन कर रहा है, अध्यापन कर रहा है, विचार कर रहा है, इसको क्षत्रिय सुरक्षा प्रदान कर रहा है, भूख तो लगेगी ना, उत्पादन तो करना पड़ेगा ना, आर्थिक व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी ना। बिना अर्थव्यवस्था के गतिशील हुए कार्य कैसे चलेगा? अब आप इसके बाद सोचिए, अगर एक व्यक्ति शांतिपूर्वक, व्यक्तियों का एक समूह शांतिपूर्वक अध्ययन कर रहा है, दूसरा सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो दोनों के अपने कार्य हो गए। लेकिन इनको भूख तो लगेगी, इनके लिए, इनके जीवन यापन के लिए कोई तौर तरीके तो होने चाहिए। और तो वह कार्य कौन करेगा? वह कार्य वैश्य करेगा। वैश्य उन लोगों का समूह है जो कृषि करता है, व्यापार करता है, आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाता है। क्या किसी भी राष्ट्र में बिना आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान किए हुए वास्तविक विकास संभव है? क्या बिना आर्थिक क्रियाकलाप के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक लोगों का पेट भरना संभव है? नहीं ना। तो यहां वैश्य समूह लोगों के उदर, लोगों के पेट भरने की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिना इसके बाकी दोनों भी काम नहीं करेंगे। जब भूख लगती है ना और खाना नहीं मिलता है, तो न तो दिमाग काम करता है, न तो भुजाओं से तलवार उठती है। इवन दो भूखे पेट तो भगवान के भजन भी नहीं होते। तो यह जो वैश्य समूह है, यह वैश्य समूह किसका प्रतीक है? समाज के उदर का, पेट का। तो अगर यह कहना कि वैश्य समुदाय राष्ट्र रूपी एक विराट पुरुष के उदर का पोषण करता है, उदर से उत्पन्न हुआ है, कहां गलत है? लेकिन ये तीनों अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे अगर शूद्र वर्ग ना हो। शूद्र वर्ग का मतलब निम्न वर्ग नहीं, शूद्र वर्ग का मतलब अछूत वर्ग नहीं, शूद्र वर्ग का मतलब समाज को गति देने वाला वर्ग। क्या कहा गया है? शूद्र किससे उत्पन्न हो रहे हैं? शूद्र जंघाओं से उत्पन्न हो रहे हैं, थाई से उत्पन्न हो रहे हैं। आपके पास दिमाग है, आपके पास भुजाएं हैं,
आपका पेट भरा है लेकिन आप चल ना पाए, आप अपने को अशक्त महसूस नहीं करेंगे। एक ऐसा समाज जहां पर सोचने समझने की ताकत है, जहां पर भुजाएं मजबूत हैं, जहां पर खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन अगर सेवा क्षेत्रक नहीं है, टर्शियरी सेक्टर नहीं है, तृतीय क्षेत्रक नहीं है, तो उस राष्ट्र के आर्थिक विकास में तीव्रता नहीं आ पाएगी। शूद्र सेवा करता है, टर्शियरी सेक्टर है आज का। वो क्या करता है? वह इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए सभी संसाधनों को इकट्ठा करता है, उचित दशाओं को बनाता है। ये जब अपने अपने सभी कार्य में लगे रहते हैं, तब यह जो शूद्र वर्ग है, यह शूद्र वर्ग वो दशाएं बनाता है जिससे कि ये सब आसानी से कार्य कर सकें। शूद्र को नीचे रखने का मतलब वह निम्न नहीं है। शूद्र को नीचे रखने का मतलब वह पूरे राष्ट्र के लोगों के कार्य करने के लिए आधार का क्या करता है? निर्माण करता है। आप वैदिक इतिहास पढ़िए, आपको मिलेगा समाज में सबसे ज्यादा शूद्र थे और वैदिक इतिहास में शूद्रों को सम्मान दिया गया है। आओ इसकी हम लोग तुलना करते हैं थोड़ा अपने घर से, आप शायद इसको थोड़ा और बेहतर समझ पाए। अगर मान लीजिए किसी घर में 4 बच्चे हैं, क्या चारों बच्चे पढ़ने में अच्छे हों गारंटी है? चारों बच्चे लड़ाका हों जरूरी है? चारों बच्चे धन के बारे में सोचते हो या धन के हिसाब से हेर फेर करते हो? चारों बच्चे समान सेवा भाव रखते हो? नहीं जरूरी है ना। आप खुद देखोगे अपने आसपास कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं देखिए भाई मेरा पूरा मन पढ़ाई में लगता है, इसलिए फालतू काम में हमको मत लगाइए। तो आप देखेंगे घर के कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार देखो पढ़ाई तो मेरे मतलब का नहीं है, घर में कोई समस्या हुई हम घर में रहेंगे, कोई घर की तरफ आंख भी नहीं उठा सकता। इवन तो जो पढ़ाई करने वाले बच्चे को परेशान करेगा उसको भी मैं ठीक कर दूंगा। तो हमेशा आप देखिएगा अपने घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो बाहरी कामों में, लड़ाई झगड़े में आगे होगा। लोग तारीफ तो करेंगे पढ़ाई वाले की, खूब पढ़ता है, खूब पढ़ता है, लेकिन जब आफत आएगी ना तो कौन बचाएगा? वही घर में जिसे आपने समझा था वो लड़ाई झगड़ा करता है। वो आसपास के छोटे मोटे नेताओं से भी संबंध रखता है, प्रधान जी को जानता है, अपने यहाँ के पार्षद को जानता है, छोटे मोटे मंत्री आएंगे तो उनको जाके माला भी पहना आएगा। आपके पढ़ाई वाले को वही जानता है जो आपके घर में आता है। और वो लड़का जो इन सब कार्यों में रहता है उसे आपका पूरा इलाका जानता है। कई बार पसंद उसे सब नहीं करते, लेकिन आड़े वक्त में पढ़ाई वाला नहीं, यही लड़ाई वाला बच्चा काम आता है। देखिएगा आप। तो अब यह बच्चा क्या काम कर रहा है? यह बच्चा क्षत्रिय का काम कर रहा है, यह ब्राह्मण का काम कर रहा है। कुछ ऐसे होते हैं कहते हैं भाई साहब ये सब दिमाग नहीं लगेगा, हमको चुपचाप एक दुकान करा दो, हमको बिजनेस करा दो, हम बिजनेस कर लेंगे, हमको पैसे का लेन देन समझ में आता है, वो हमसे करा लो भाई, हम बहुत पढ़ेंगे नहीं। अब आप एक परचून की दुकान करा दीजिए। पढ़ाई वाला पढ़ रहा है, पता नहीं कब नौकरी लगेगी, छत्री वाला तो लड़ ही रहा है, उसको रिसोर्स चाहिए। हो सकता है यह परचून की दुकान जिसको आपने रखवाई थी ना वो पूरा घर चला रहा हो सकता है वह बच्चा जो कहे भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम केवल घर की खेती देख पाएंगे, कृषि का कार्य कर पाएंगे, हो सकता है वही खेती में इतना उत्पादन करे कि आपका घर चल जाए। तो वह बच्चा कौन है? वह बच्चा यहां पर वैश्य है। और एक ऐसा होगा जो कहेगा देखो भाई न तो हम घर के बाहर जाएंगे, नहीं जाएंगे, तुम सब आओगे, तुम सबको पानी की जरूरत है, तुम सबको ये सामान ले जाने की जरूरत है, मम्मी पापा के साथ रहने की जरूरत है, भाई ये वाला काम हमें दे दो, हम मुझसे कुछ और नहीं होगा। यह सबसे अच्छा बच्चा ही क्या है? शूद्र है। आज के समय में क्या हो रहा है देखो, बच्चे पढ़ लिख ले रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं, माँ बाप अकेले रह जा रहे हैं। और आप आजकल महानगरों में देख रहे होंगे कि कई बार माँ बाप एक बंद कमरे में मर जा रहे हैं, 3-3 4-4 महीने बाद पता चल रहा है, और उनके बेटे बेटियां विदेशों में हैं, कोई खबर नहीं। अपने गांव क्षेत्र में भी देखिएगा आप,
पढ़े लिखे बाहर चले गए हैं और वो बच्चा जो बाहर नहीं गया है, जो घर में रहा है, वही पूरा घर संभाल रहा है। पढ़े लिखे तो केवल बाहर से आते हैं और आकर के कहते हैं कि इसने इसमें इतना अनाज उगाया है, इस खेत में मेरा भी हिस्सा है, मेरे हिस्से का अनाज दे दो। काम नहीं करेंगे खेत में ढेला भर का और अनाज ले जाएंगे उल्टा। क्यों? क्योंकि जमीन में उनकी हिस्सेदारी है। फिर भी वो बच्चा कुछ नहीं बोलता। वो भैया भैया कह के, हो सकता है उनके बस तक, उनके ट्रेन तक, उनकी गाड़ी में 2 बोरा गेहूं लाद देगा, उनके पैर भी छुएगा, कहेगा भैया जाओ। वास्तव में गतिशीलता और घर को बनाए रखने का सारा काम यही बच्चा कर रहा है। और खुद बताओ, क्या एक घर में चारों वर्ण उपस्थित नहीं है? घर के अलावा आप राष्ट्र सोचो। भारत में जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी शिक्षक हैं, वो क्या हैं? वो ब्राह्मण ही तो हैं। क्या वो मिसाइल लेके लड़ने जा रहे हैं क्या? क्या वो खुद अंतरिक्ष यान में बैठ के जा रहे हैं क्या? नहीं ना। वो क्या कर रहे हैं? वो ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं जिसे सामान्य लोग सोच भी नहीं पाते। तो आज भी हमारे भारत में जो ब्राह्मण के स्तर पर हैं, वो कौन है? वैज्ञानिक हैं। सारे सारे शिक्षक गण हो सकते हैं। दूसरा, जो हमारी सेनाएं हैं, जो हमारे नेतागण हैं, यद्यपि नेताओं को हम बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखते हम लोग, फिर भी जो सेनाएं हैं, जो नेतागण हैं, जो नियम कानून बनाते हैं, जो पुलिस विभाग है पूरा, क्या वह हमें आपको क्षति से नहीं बचाता है? पाकिस्तान हमला करे तो आप लड़ने जाते हो, वैज्ञानिक लड़ने चला जाता है? नहीं ना। लड़ेगी तो सेना ही, लेकिन सेना के पास हथियार किसके आएंगे? वैज्ञानिक के आएंगे ना। तो यहां पर जो सेनाएं हैं, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस है, ये सब क्या हैं? क्षत्रिय हैं। इसके बाद टाटा, अंबानी, अडानी, इनके बिना आप देश की अर्थव्यवस्था की कल्पना कर सकते हो। इसके अलावा अपने यहां जो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है सामान का, वो सब करने वाले लोग, वो सब करने वाले व्यापारी, उद्योगपति, ये सब क्या हुए? ये सब तो वैश्य हुए ना। और इसके बाद जितने सेवा क्षेत्रक हैं, परिवहन के साधन में काम करने वाले, बीपीओ में काम करने वाले, वस्तुओं और सेवाओं के वितरण का सारा काम करने वाले, क्या हो गए? शूद्र हो गए। सेवा सेक्टर शूद्र हो गया। और भारत की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है बताओ? सेवा क्षेत्रक का ना। तो सेवा क्षेत्रक तो आधार है। याद रखो, घर में भी कामों का बंटवारा होता है, राष्ट्र में भी लोगों के कार्यों का बंटवारा होता है, और उसी बंटवारे का परिणाम है यहां पर वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था शोषण के लिए नहीं आई थी। वर्ण व्यवस्था राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आई थी। वर्ण व्यवस्था तत्कालीन समाज को आगे बढ़ाने के लिए आई थी। यहां इनमें कोई भेदभाव नहीं है। आप में अगर योग्यता है तो आप क्षत्रिय से ब्राह्मण में जा सकते हैं, वैश्य से ब्राह्मण में जा सकते हैं, शूद्र से ब्राह्मण में जा सकते हैं। क्या वाल्मीकि ऋषि ऋषि नहीं है? क्या उन्हें कोई शूद्र कहता था? वाल्मीकि ऋषि को ब्राह्मण माना गया। वाल्मीकि ऋषि के पैर तो श्री राम जी स्वयं छूते हैं। हमारा वैदिक समाज, हमारी हिंदू संस्कृति का मूल कहीं से भी विभाजनकारी नहीं है। यह जो विभाजन है, यह विभाजन पूरी तरह से लोगों की रुचियों के अनुरूप है। और यह सोचा गया था लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपने अपने कार्य करेंगे, और जो जिस कार्य को करने में रुचि रखेगा वह उस वर्ण में प्रवेश कर जाएगा और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। अगर हम अपनी रुचि के हिसाब से काम करते हैं तो हम उस काम में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यह वर्ण व्यवस्था विभाजनकारी नहीं, यह वर्ण व्यवस्था राष्ट्र रूपी व्यक्ति के सभी अंगों के विकास के लिए जरूरी है। इसलिए याद रखिएगा, इनमें से कोई न तो मुंह से पैदा हुआ है, न तो कोई भुजा से पैदा हुआ है, न तो कोई उर या पेट से पैदा हुआ है,
न तो कोई जंघाओं से पैदा हुआ है, बल्कि ये राष्ट्र रूपी, या जो कहा जाए यह राष्ट्र रूपी एक व्यक्ति की अगर आप कल्पना करें, एक विशाल व्यक्ति की कल्पना करें, तो अपने अपने गुणों के हिसाब से हमको यह वर्ण व्यवस्था दिखाई पड़ती है। और इस वर्ण व्यवस्था में अगर किसी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया तो वो क्या है? शूद्र। वरना इस त्रिभुज को उल्टा कर दीजिए और त्रिभुज को रोक करके दिखाइए, त्रिभुज पलट न जाए। त्रिभुज या राष्ट्र तभी स्थिर होगा जब हम इस व्यवस्था के हिसाब से चलें। यह तो गुलामी के इतने लंबे वर्ष रहे, आक्रमणकारियों के हमने इतने लंबे वर्ष सहे कि उन्होंने हमारी व्यवस्थाओं को इस प्रकार से लिख कर हमारे सामने रखा कि हमको लगने लगा वही सही है। और आजादी के बाद जिस तरह से हमारी व्यवस्था या हमारी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ा मोड़ा गया, उसमें जिस तरह से हिंदू धर्म के पक्षों को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया, आज छोटे से छोटे बच्चे के दिमाग में आता है कि हमारी वर्ण व्यवस्था शोषणकारी रही है। शोषणकारी नहीं रही है। और आप इसे थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से सोचिए, यकीन मानिए, यह वर्ण व्यवस्था तत्कालीन समाज की गतिशीलता का प्रतीक है, न कि रूढ़िवादिता का।